हेलो बच्चों, आज की ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स की वीडियो है। तो 12th क्लास की मैथ की हम बात करें तो 12th क्लास मैथमेटिक्स में हमारे केवल एक यूनिट बच रही है आपकी। कौन सी? सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति। यदि ये कंप्लीट हो जाएगी तो आपके 12th का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों क्लियर हो जाएंगे। लाइव में आपकी प्रायिकता चल रही है जो कि आज कल में खत्म हो जाएगी। लाइव की वीडियो आज रेगुलर चलेंगी आज से। और बात करें ये त्रिविम ज्यामिति, इसको मैं वैसे खत्म करा दे रहा हूं आपको वीडियो बनाकर, तो दोनों बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे आने वाले 2-3 दिनों में, राइट। तो फिर आपका पूरा मैथ क्लियर हो जाएगा, फिर दोबारा से पूरे मैथ का हम रिवीजन कराएंगे। ओके, तो बात कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक रखा है हमारा सदिश वाला चैप्टर चलेगा। 10.1 एक्सरसाइज पूरी खत्म कराऊंगा और साथ में आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि आज इसमें मैं आपको सदिशों के प्रकार, सदिश क्या होता है, ये सारा कुछ बताने वाला हूं। और इससे आने वाली 2-3 एक्सरसाइज बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से हम बात करेंगे सदिशों के बारे में। ओके, तो प्रायिकता आपकी लाइव में चल रही है, वो लाइव में खत्म हो जाएगी। ये इसकी वीडियो बन के मिल जाएंगे आपको 2 या 3 दिनों में। ये दोनों चैप्टर, ये दोनों यूनिट खत्म, उसके बाद में आपका पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा से रिविजन चलेगा मैथ का। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं सदिश से। सदिश बेसिकली होता क्या है? ये फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, वही सदिश है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, फिजिक्स में आपने पढ़ी थी अदिश राशियां और सदिश राशियां, पढ़ी थी ना। क्या होती हैं अदिश और सदिश राशियां? अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल और केवल परिमाण होता है। केवल परिमाण, परिणाम मत कहना, परिमाण, मैग्नीट्यूड होता है। और वे राशियां जिनमें क्या परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ दिशा भी होती है। तो वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है उनको तो अदिश कहते हैं, और जिनमें के परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उनको हम अदिश राशियां कहते हैं। जैसे इनको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक आपका द्रव्यमान, मैं ले रहा हूं चाल, मैं ले रहा हूं दूरी। ठीक है, ये सभी क्या है? अदिश राशियां होती हैं। समझ में आ रही बात? अदिश राशियां कैसे होती हैं ये, और सदिश राशियों के कुछ एग्जांपल्स लेकर मैं आपको बताता हूं। इनके एग्जांपल्स हैं वेग, बल, आवेग। इस तरीके की जो चीजें हैं वो कैसी होती हैं? सदिश राशियां होती हैं। अब इनको एक बात के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं कि एक कार 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। मैंने क्या बोला है? एक कार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो अब बताओ कि ये सदिश में आएगी या अदिश में आएगी? इन बातों को जरा ध्यान से समझना, गौर करना। इसमें क्या बोले मैंने? ये कार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, रफ्तार से गतिशील है, रफ्तार से गति कर रही है या गतिशील है। तो इसका मतलब क्या है? मैंने केवल आपको एक वर्ड दिया है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, या मैं चाल और वेग नहीं बोला, इतने से रफ्तार से चल रही है या रफ्तार से गतिशील है, राइट। तो ये क्या है? ये चाल है या वेग है? इसमें केवल और केवल आपको परिमाण मिल रहा है कि एक घंटे में वो 10 किलोमीटर चल रही है कार, लेकिन आपको दिशा का कोई ज्ञान नहीं हो रहा है कि वो किस दिशा में चल रही है। समझ में आ रही है ना बात? तो वो कहीं पे भी जा सकती है, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली से चेन्नई की ओर, दिल्ली से कन्याकुमारी की तरफ, या दिल्ली से और किधर की ओर भी जा सकती है। समझ में आ रही बात? तो ये केवल क्या है? ये अब जो है ये अदिश बोला जा रहा है, तो ये अदिश में आएगा क्योंकि ये चाल बोली जा रही है। लेकिन कह दे कि एक कार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से
उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। तो अब आपको परिमाण के साथ साथ दिशा भी मिली। तो अब ये क्या है, ये कार का वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। तो ये परिमाण के साथ साथ इसमें दिशा भी मिल रही है, तो इसलिए ये सदिश राशि होगी अब। और लेकिन जब कह दे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बोले, तो वो आपका किस में आएगा? चाल में आएगा। ठीक है। ऐसे दूरी का रहता है, बोले कि 10 मीटर की लंबाई, तो वो दूरी है। लेकिन ये कह दे कि 10 मीटर की ए से बी की ओर लंबाई, तो वो फिक्स वैल्यू होगी कि ए से बी की ओर 10 मीटर लंबाई। तो ये आपकी क्या है? दिशा है। राइट। जैसे कि मैं बात करूं आपका, मैं आपसे आपका घर का पता पूछूं तो आप कहोगे कि भाई मैं फलाने शहर में रहता हूं। जैसे कि मैं मान लीजिए कोई आपसे कहने लगे कि मैं भाई आपका चेन्नई रहता हूं, तो आप वहां उसके घर पर पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। आपको फुल एड्रेस पूरा सदिश में बताना पड़ेगा कि भैया चेन्नई आना, चेन्नई से फलाने स्टॉप पर उतरना, वहां से एक गली है, उस गली से दाहिने मुड़ना, सीधे हाथ की तरफ चलना, उत्तर की ओर इतने मीटर चलना, और वहां के बाद में लेफ्ट में मुड़ के चौथा घर मेरा है। इस तरीके से तो पहुंचोगे। या आपसे कह दिया जाए कि फलानी कॉलोनी में आ जाए, तब पहुंच जाओगे? नहीं। तो वो अदिश है। अदिश परिमाण अधूरा रहता है, सदिश परिमाण पूरा रहता है। सदिश में आपको सारी मैग्नीट्यूड के साथ साथ यानी डायरेक्शन का भी ज्ञान होता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। यानी कि सदिश कौन सी होती है? जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अदिश कौन सी होती है? जिनमें केवल परिमाण रहता है। केवल और केवल क्या रहता है? परिमाण रहता है। केवल परिमाण मिला। जैसे द्रव्यमान है, अब दुकान पे गए, 4 किलो आलू दे दो, 4 किलोग्राम आलू दे दो। 4 किलोग्राम क्या आपने द्रव्यमान बोल दिया। तो इसमें केवल दिशा बोला कि मुझे इस हत्ते दे, या मुझे उत्तर की मुंह करके ओर दे, या मुझे ये दे, या मुझे इसकी इधर की साइड में मुंह करके दे, या मुझे ऐसे दे। ऐसा बोलते हो? नहीं बोलते ना। केवल सिंपल सा 10 किलो आलू दे दो, 5 किलो चीनी दे दो, या जो भी है, तो वो क्या है? आदेश। केवल आदेश, यानी केवल परिमाण बोलते हो आप। समझा? आपको मान लीजिए कहीं जाना है, तो आप बोलोगे यार एक आदमी 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर से पूर्व की ओर चल रहा था, तो ये दिशा भी मिली आपको। तो ये क्या है? सदिश। तो अदिश और सदिश समझ में आया। अब अभी इतना मैथ के फिजिक्स पे हम नहीं चल रहे हैं, आप सीधे सीधे हम आते हैं अपने उन पर। ठीक है। फिजिक्स के लिए तो हम बाद में समझाएंगे, जब कभी 11वीं की वीडियो देखना, क्योंकि यदि मैं बात करूं तो 2 घंटे इस पर अदिश सदिश पर लगेंगे फिजिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि फिजिक्स में बिल्कुल आपको लिखना। अब आ जाते हैं सदिशों के प्रकार पर। सदिशों के प्रकार देखिएगा, ये लिखे हुए हैं आपके। इतने ही सदिशों के प्रकार तो और भी करा दूंगा मैं, लेकिन आपके 12th क्लास के मैथमेटिक्स में इतने ही हैं, और इनसे ही आपको काम चलाना पड़ेगा। ओके। तो देखिए एक एक करके हम समझते हैं। इन्हीं के ऊपर सवाल आता है, और त्रिविम ज्यामिति में से ज्यादा आता है, सदिश में से तो बहुत कम आता है। ओके। चलो, लेकिन फिर भी पढ़ना तो है। देखिए शून्य सदिश क्या रहता है, एक एक करके जल्दी जल्दी समझेंगे। शून्य सदिश आपको शून्य से ही नाम से पता चल रहा है, जिसका परिमाण शून्य रहता है उसको शून्य सदिश कहते हैं। इसकी कुछ खास बातें रहती हैं कि शून्य सदिश का कोई भी अपने आप में दिशा नहीं रहती है। तो शून्य सदिश की दिशा कैसी रहती है? अपरिभाषित रहती है, यानी कि उसकी दिशा कहीं पर भी किधर भी हो सकती है, क्योंकि इसका परिमाण ही नहीं है जिसमें। तो भैया इसकी दिशा तो इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी। मान लीजिए एक इस तरीके का है, तो इसकी दिशा तो इधर की ओर है, यानी ए से बी की ओर। लेकिन जिसका अपने आप में परिमाण ही शून्य है, तो उसकी दिशा तो किधर भी हो सकती है ना, चारों तरफ। तो इसीलिए इसकी दिशा जो रहती है अपरिभाषित रहती है। और एक और खास बात कि ये जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ ए इस तरीके से, तो ये आपका शून्य सदिश को प्रदर्शित करता है। यदि कहीं पे लिखा हुआ है बी वेक्टर, तो मतलब क्या है कि ये शून्य सदिश है। ठीक। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, कॉम्पिटिटिव में आ जाता है कि ये किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, तो आप कहोगे एक अंक सदिश या समान सदिश, ये फलाना ढंग का कुछ नहीं, ये जीरो सदिश है, यानी शून्य सदिश। और शून्य सदिश को हम शून्य के ऊपर वेक्टर लगाकर भी प्रदर्शित कर देते हैं। ओके। और शून्य सदिश की दिशा अपरिभाषित रहती है, यानी कि शून्य सदिश की जो दिशा है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका परिमाण शून्य रहता है और उसकी दिशा किधर कहीं पर भी किधर की ओर भी हो सकती है। ओके। चलिए, शून्य सदिश हो गया। अब इसके बाद में आता है मात्रक सदिश। मात्रक सदिश यानी कि इकाई सदिश। मात्रक सदिश यानी कि आपका इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या रहता है? जिसका परिमाण एक रहता है, यानी कि वे सदिश जिनका परिमाण एक होता है, उन सभी को हम क्या कहते हैं? इकाई सदिश या एकांक सदिश। इनको एकांक या मात्रक सदिश भी बोलते हैं। एकांक सदिश, इकाई सदिश, मात्रक सदिश कहते हैं।
ठीक है, मात्रक सदिश बोल दो, इकाई सदिश बोल दो या एकांक सदिश, बात एक ही है। तो एकांक सदिश होते क्या है भाई, समझ में आई बात, कि एक ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक रहता है, एकांक रहता है, उनको हम बोलते हैं एकांक सदिश या इकाई सदिश या मात्रक सदिश। एकांक का मतलब एक, जिनका मैग्नीट्यूड, जिनका परिमाण कैसा रहता है, एक रहता है। ओके, अब इनको प्रदर्शित, जैसे कि आपका ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर यदि इकाई सदिश है, यदि ए वेक्टर का परिमाण एक है तो हम इसको एक कैप से प्रदर्शित करेंगे, यानी इकाई सदिशों को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैप लगाकर। ओके, कैप, ये वेक्टर है, ये कैप है। बात आ जाती है सह आदिम सदिश, यानी ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक रहता है, जैसे कि आपका इस तरीके से है, कहीं पे ऐसे, यहां पे आपका ए वेक्टर इस तरीके से दिखा हुआ है और बी वेक्टर आपका इस तरीके से लगा हुआ है, और एक इस तरीके से जा रहा है आपका यहां पर, ये है सी वेक्टर। तो ये सभी क्या है, सह आदिम सदिश हैं, सह आदिम सदिश। क्यों, क्योंकि देखिए इसका, यानी इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, यहीं से चल रहा है, ये सी का भी प्रारंभिक बिंदु ये है और बी का भी प्रारंभिक बिंदु ये है, यानी जिनका प्रारंभिक बिंदु एक रहता है उन सभी सदिशों को हम बोलते हैं सह आदिम सदिश। ठीक है, क्योंकि वो सारे के सारे एक ही बिंदु से जा रहे होते हैं। ओके, समझ में आई बात, एक ही बिंदु से जाने वाले सदिश क्या कहलाते हैं, सह आदिम सदिश कहलाते हैं। संरेख सदिश कौन से रहते हैं, वे सदिश जो यानी कि अपनी दिशा के समानांतर रहते हैं, यानी एक ही दिशा के समानांतर रहते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या, संरेख सदिश। संरेख सदिश का मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं इस तरीके से एक ऐसे जा रहा है और इसके ही समांतर चल रहा है ये, तो ये दोनों, ये वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये भी आपके संरेख सदिश हैं। और यदि आपका इस तरीके से, ये जरूरी नहीं इधर जा रहा है, यदि कोई ए वेक्टर इधर जा रहा है और बी वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये भी आपके क्या हैं, संरेख सदिश। संरेख का मतलब जो एक दूसरे के समानांतर रहते रहे, समानांतर रहते हैं या समांतर रहते हैं, उनको कहते हैं संरेख सदिश। राइट, अब देखिएगा, यदि मैं बात करूं एक इनका, एक ऐसे करके एक आयत बना दूं, ये ठीक है, और ये आपका एक वेक्टर इस तरीके से लगा दिया इस पर मैंने, और इस पर एक वेक्टर इस तरीके से लगा दिया, ए बी, यहाँ पर मैंने लिख दिया, मान लीजिए पी वेक्टर है ये, और ये मान लीजिए क्यू वेक्टर है। तो आपका पी और क्यू अपने आप में क्या है, संरेख सदिश हैं, संरेख, और ए बी आपस में क्या है, संरेख सदिश है। संरेख का मतलब जो एक दूसरे के समानांतर रहते हैं। ओके, चलिए अब आती है समान सदिश कौन से रहते हैं, जिनकी दिशा व परिमाण दोनों समान रहता है, उनको बोलते हैं हम समान सदिश। जैसे कि ए और बी दिखाई दे रहा है, देखो इनकी दिशा भी इधर है और इनका परिमाण भी दोनों बराबर बराबर के हैं, तो ये क्या है, समान सदिश। समान का मतलब जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान रहती है, उनको बोलते हैं समान सदिश। ऋणात्मक सदिश कैसा रहता है, यानी कि कोई एक सदिश, जैसे कि ए वेक्टर है, किसी दूसरे सदिश के मतलब परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है। जैसे कि आपका यहां पर P और Q, देखो यानी परिमाण जितना इसका रहेगा उतना ही इसका है, लेकिन इसकी दिशा नीचे की ओर है, इसकी दिशा ऊपर की ओर है, तो ये कैसे कहलाएंगे आपस में, आपका Q वेक्टर और P वेक्टर कैसे कहलाएंगे, आपके ऋणात्मक सदिश कहलाएंगे। ओके, यानी कि एक यदि ये पॉजिटिव है तो ये आपका ये Q पॉजिटिव है, P नेगेटिव कहलाएगा। यदि हम P को पॉजिटिव दिशा मान लेते हैं तो ये रहेगा, तो एक दूसरे की ये कैसे ऋणात्मक सदिश है। ओके, समझ में आ गई बात, ऊपर की ओर हम पॉजिटिव मानेंगे भाई, और ये आपका नेगेटिव मानेंगे नीचे की ओर। क्लियर है, ऋणात्मक सदिश यानी कि एक ऐसा सदिश जो दिए हुए सदिश की परिमाण में बराबर परंतु उसकी दिशा में विपरीत है, उसको बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम ऋणात्मक सदिश, या उसको बोलेंगे हम ऋणात्मक सदिश। राइट, जैसे कि आपका एक वेक्टर है हमारे पास P इस तरीके से रखा हुआ है, इस सदिश के लिए एक दूसरा सदिश लेके आए हम Z, परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा इसकी इधर है, तो Z क्या कहलाएगा, ऋणात्मक सदिश कहलाएगा। क्लियर। अब बात है स्वतंत्र सदिश कौन सा रहता है, स्वतंत्र सदिश यानी कि जिसकी दिशा और परिमाण में बिना परिवर्तन किए
उसके समानांतर उसको विस्थापित किया जा सकता है, उसको बोलते हैं हम स्वतंत्र सदिश। यानी कि जैसे कि मेरे पास में एक ये है ए वेक्टर, तो इसको मैं यहां पे भी लिख दूं या यहां पे लिख दूं या यहां पे लिख दूं या यहां पे लिख दूं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड और दिशा चेंज नहीं होनी चाहिए। दिशा इधर है तो अभी भी दिशा इधर है, इसका परिमाण यहां पे इतना है तो यहां पे भी इतना, और यहां पे भी इतना, और यहां पे भी इतना, यानी इनको मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूं, तो उसको बोलते हैं स्वतंत्र सदिश। लेकिन दिशा ऐसा नहीं है कि अब तो इधर है, अब मैं इसको इधर कर दूं, नहीं, फिर ये स्वतंत्र सदिश नहीं रहेगा। स्वतंत्र का मतलब क्या है, जितना ये इतना बड़ा है तो इतना का इतना, यानी जिसका परिमाण उतना उतना ही है तो आगे तक उतना ही रहना चाहिए। ओके, और दिशा भी वही रहनी चाहिए। फिर चाहे इसको इसकी दिशा में कहीं पर विस्थापित कर दो, इसको पीछे ले जाओ। ठीक है, समझाइए। जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे इस तरीके से, मैं यहाँ पे पहुंचू, अभी भी ऐसे रखा हूं, अभी भी यहाँ पे ऐसे, मतलब मेरी दिशा वही है, परिमाण भी वही है, लेकिन चेंज कर रहा हूं, अपने समांतर चेंज कर रहा हूं। तो यही होप कि ये क्लियर हो गया हूं। अब अपनी एक्सरसाइज पर जाओ, मात्र 5-10 मिनट की एक्सरसाइज पूरी खत्म। देखिएगा कैसे। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है 10.1, एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.1 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। देखो क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। निरूपण करना है, कुल मिला के बात ये है। देखिए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आपको क्या करना है, 4 दिशा पहले डिफाइन कर देनी है। ये आपका उत्तर, ये है दक्षिण, पूर्व, ये है पश्चिम। ओके, अब देखिएगा, इसने कहा है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, यानी कि ये पूर्व इधर है, इससे 30 डिग्री, यानी कि आपको पता है कि ये 90 होता है ऐसे, और ये यहां पे 45, तक 30 डिग्री थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, ये बन गया आपका। ये यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 30 डिग्री लिख दिया। ठीक है, और इस तरीके से मैंने एक सदिश बना दिया ये। ठीक है, सीधा बनाना मतलब ये है, इस तरीके से ये बन गया। ओके, सदिश बन गया ये। अब मैंने क्या करा है कि ये 40 किलोमीटर के विस्थापन सदिश का आलेख बनाना। 40 का मतलब क्या है, देखिएगा मैं इसमें कुछ डैश लगा दे रहा हूं। यहां से मैंने 0 मान लिया, इस तरीके से 10, 20, 30 और 40, इस तरीके का मैंने कुछ, इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा करता हूं। यानी कि आपको इसमें 3 कट लगा देने हैं। कट क्यों लगाए हैं इसका कारण भी समझना, अभी बताता हूं मैं आपको। ये देखिएगा, मैंने क्या करा कि ये 1-1 सेंटीमीटर पे कट लगा दिया। एक यहां से 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका नाम दे दिया मैंने पी वेक्टर। ठीक है, और यहां पे लिख दिया मैंने 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 10 किलोमीटर। ये मैंने पैमाना बना दिया। इसका मतलब क्या है कि मैंने एक ऐसा सदिश बनाया जिसमें 4 सेंटीमीटर लंबा है वो, और 1 सेंटीमीटर बराबर रख दिया मैंने 10 किलोमीटर। तो मतलब 4 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया, समझ में आ गई ना बात भाई। ये निरूपण करने का मतलब ये है कि जैसे कि मेरे पास में ये है, ये मेरे पास में 10 किलोग्राम, कोई 10 किलोग्राम का कोई भी चीज है, उसको मेरे को वेक्टर रूप में बनाना है। तो मेरे को क्या है कि 10 किलोग्राम है, तो मैं इस तरीके का मैंने ले लिया एक, क्या, एक ऐसा ले लिया जिसमें या तो मैं ऐसे 1-1 सेंटीमीटर पे 10 बनाऊं, 1, अब 2, 3, 4, 5, ये हो गया। ऐसे इस तरीके का मैं बना दूं इसमें, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये यहां से मैं 2 काट दे रहा हूं, लो ये बन गया आपका इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और
ये अब इसमें अब मैंने मान लिया कि ये खाना 1 सेंटीमीटर का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोग्राम। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि ये वेक्टर रूप बन गया। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं चाह रहा हूं कि 10 किलोग्राम को ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोग्राम। तो सिंपल सी बात है, ये 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10 किलोग्राम को। तो इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करने का मतलब तरीका ये है, कोई भी वैल्यू है, परिमाण है, तो उसको हमें दिखाना है कि इसका मतलब क्या है। कि यहां पे मैंने लिख दिया, एक पैमाना बना के दिखाना है आपको। 1 सेंटीमीटर यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है 10 किलोग्राम को, तो ये 5 सेंटीमीटर का टुकड़ा है, तो 5 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 50 किलोग्राम को। ओके, तो ये हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं हम आगे के क्वेश्चनों के। आगे की बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न हैं, उनको सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित को अदिश और सदिश में श्रेणीबद्ध कीजिए। यानी कि आपको ये राशि दे रखी है 1 2 3 4 5 6, इनको आपको क्या करना है? सदिश और अदिश में आपको इनको बताना है कि ये सदिश है या अदिश है, राइट। या एक कॉलम बना दीजिए, एक तरफ अदिश एक तरफ सदिश, तो इनको लिखना है उसमें, राइट। एक एक करके हम समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको दे रखा है 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम दे रखा है। 10 किलोग्राम क्या है? ये द्रव्यमान है। क्या है? 10 किलोग्राम द्रव्यमान है। केवल परिमाण दे रखा है, क्या इसमें दिशा है? नहीं है, तो ये क्या है? केवल अदिश है। क्या है? अदिश। केवल परिमाण है तो ये अदिश है। दूसरे की हम बात करें तो दूसरा आपका है 2 मीटर। 2 मीटर और इसमें एक दिशा भी दे रखी है, उत्तर और पश्चिम। देखिए, तो ये क्या चीज है भाई? आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमको कि 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर दे रखा है परिमाण, उत्तर पश्चिम दिशा भी दे रखी है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सदिश। क्लियर है बात? देखिएगा तीसरा, देखिए तीसरा आपको दे रखा है 40 डिग्री। 40 डिग्री किधर की साइड में है ये नहीं बताया, तो ये क्या है आपका? ये है आपका अदिश। अदिश, समझ में आई बात? अब चौथा देखिए, चौथा क्या है? चौथे में आपसे कह रहा है आपका 40 वाट। 40 वाट क्या है भाई? पावर, क्षमता का है 40 वाट। इसमें कोई दिशा दिखाई दे रही है? दिशा नहीं दिखाई दे रही, तो ये क्या है? ये आपका अदिश है। ओके, चलिए अब तीसरा देख, चौथा, पांचवा देख लीजिए। पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा है 10 की पावर -19 कूलाम। अब देखिएगा, ये कूलाम है, जो कूलाम आवेश जो होता है, राइट। क्या है? इसमें दिशा है, आवेश किधर से किधर की तरफ जा रहा है? नहीं, तो इसलिए ये क्या है? अदिश है। क्या है? अदिश। ओके, अब छठा देखिए। छठा है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ध्यान से समझो जरा। ये 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये त्वरण है, और त्वरण, ये त्वरण है, और त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। और वेग जो रहता है वो आपका सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें एक दिशा भी होती है, तो इसमें दिशा छुपी हुई है। क्योंकि जब हम त्वरण को बोलेंगे 10 मीटर 20 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण है, तो वो त्वरण क्या है? अपने आप में एक सदिश राशि रहती है, तो ये क्या है? आपका सदिश है। बेसिकली हमें इसमें दिशा भी दे रखी होनी चाहिए, लेकिन यही तो एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है। आपकी बुद्धि की क्षमता को जानने के लिए, पहचानने के लिए उसने क्या कहा है? 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये आपका त्वरण दे रखा है। त्वरण का ही तो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये त्वरण है। तो त्वरण क्या होती है? त्वरण सदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि त्वरण में क्या होता है? त्वरण की परिभाषा देखो तो वेग परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कहते हैं, और वेग अपने आप में सदिश राशि होती है। जैसे कि मैंने बताया, एक कार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की, यानी कि घंटा की 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो वो तो चाल कहलाएगी। लेकिन मैं कहने लगूं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर से दक्षिण की ओर गतिशील है, उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, अब ये वेग कहलाएगा। वेग क्यों? क्योंकि वेग में दिशा और परिमाण 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और एक उत्तर से पूर्व चल रहा है, तो परिमाण और दिशा दोनों मिल गई, तो ये कहलाएगा इसका वेग। क्या कहलाएगा? वेग, राइट। और यदि मैं कह दूं 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक आदमी
दौड़ रहा है, चल रहा है, तो ये क्या रहेगी उसकी चाल। इसको भी v से प्रदर्शित करते हैं, इसको भी v से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो अंतर क्या है, इस पर v वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं और चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी वही सेम रहता है, बस इसमें इसको v वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसमें दिशा भी रहती है, इसीलिए हम इस चीज को हम प्रदर्शित करेंगे ए वेक्टर से, मतलब ये सदिश राशि है। ओके, चलिएगा इसी तरीके का आपका अगला प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न भी आपको मैं बता दे रहा हूं। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अभी मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट रुकिए, इसको मिटा देता हूं। चलिए प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी कह रहा है निम्नलिखित को अदिश और सदिश राशियों में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो ये देखिएगा, ये समय क्या है, समय कालांश, समय कालांश ये क्या है आपका, ये बताना है। एक आपको दूरी का बताना है, दूरी सदिश है या अदिश है। एक बल आपको बताना सदिश है या अदिश है। एक आपको वेग बताना है, आपको सदिश है या अदिश है। एक आपको कार्य बताना सदिश है या अदिश है। राइट, चलिएगा देखिए ध्यान से हम इसको समझते हैं। भाई समय कालांश क्या है, अदिश है, क्योंकि समय में कोई भी आपकी दिशा नहीं रहती है। दूरी आपकी क्या है, अदिश है, क्योंकि इसमें कोई आपकी दिशा नहीं रहती है। बल आपका क्या है, सदिश है, क्योंकि बल में एक दिशा होती है। जैसे मेरे पास में ये मार्कर रखा हुआ है, अब मैं इस पर फोर्स लगाऊं इधर की साइड में, तो मैं इधर की साइड में फोर्स लगा रहा हूं तो ये आगे की ओर जाएगा, ऐसा नहीं है कि मेरी तरफ आ जाएगा। इसमें एक निश्चित दिशा, जिधर से हम फोर्स लगाते हैं तो वस्तु का जो विस्थापन होता है वो समय बल के लगाई गई डायरेक्शन में होता है, ना कि उसकी विपरीत दिशा में। इसलिए बल जो है आपके सदिश राशि कहलाते हैं, क्योंकि बल क्या रहता है आपका, बल में एक दिशा भी रहती है। हम किसी चीज पर फोर्स लगाएंगे, जैसे हम इस पर धक्का लगाएंगे तो इसकी प्रायिकता रहेगी कि पीछे की ओर जाए, राइट, ना जा रही, क्योंकि इसके ताकतवर है, ये हमसे ज्यादा है, तो इसलिए इसमें। लेकिन जब हम मान लीजिए जेसीबी से फोर्स लगाएंगे, दीवार पल्ली साइड में गिरेगी, जिधर से हम फोर्स लगाएंगे उसकी डायरेक्शन में विस्थापन होता है, राइट, उसकी डायरेक्शन में चेंजेस होते हैं, तो इसमें दिशा भी होती है। वेग क्या है, वेग तो अपने आप में सदिश राशि है, हमने पहले ही बता चुके हैं। और कार्य, कार्य भी आपका क्या है, कार्य क्या है बताइए, कार्य सदिश राशि है अदिश राशि है, कार्य का बताइए, कार्य क्या है, सदिश राशि है अदिश राशि है। कार्य आपका अदिश राशि रहती है, कार्य कैसा रहता है, अदिश राशि रहती है कार्य। ओके, कार्य कभी तुमने ये देखा है डब्लू पर वेक्टर लगा हुआ, देखा नहीं देखा होगा, तो कार्य कैसा है, अदिश राशि है। ओके, बल पर तुमने देखा होगा, बल यानी कि एफ वेक्टर लिखा हुआ देखा होगा, वी वेक्टर लिखा हुआ देखा होगा, ठीक है। दूरी पर कभी डी वेक्टर लगा हुआ नहीं दिखाई देखा होगा, ठीक है। विस्थापन पर लगा होता है लेकिन दूरी पर नहीं लगता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। और कभी तुमने समय कालांश यानी टी पर वेक्टर नहीं देखा होगा, राइट, तो ये चीजें रहती हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपने, ये चौथा सवाल है आपका। चौथा सवाल ये कह रहा है, एक वर्ग दे रखा है, ये वर्ग दे रखा है और इसमें ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर इस तरीके से दे रखा है। इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, इधर की दिशा इधर और इसकी दिशा भी इधर। तो इसमें आपको छांटना है कि सह आदिम सदिश कौन से हैं, समान सदिश कौन से हैं और संरेख सदिश कौन सा है। एक सेकंड, इसमें पूछा संरेख परंतु असमान, संरेख परंतु असमान सदिश कौन से हैं, ये आपको बताना है आपको, ठीक है। संरेख परंतु असमान,
ओके, तो ये सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है आपका। देखिएगा मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे हो रहा है ना, ये वाला प्रश्न है आपका, देखिए ये वाला दिखाई दे रहा है। तो इसको हम करते हैं अब सॉल्व, देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही प्यारा सा है। आपको सह आदिम मैंने कौन से बताए थे, जिनकी प्रारंभिक बिंदु समान रहते हैं, सह आदिम जिनके प्रारंभिक बिंदु समान रहते हैं। देखिएगा यहां पे देखो, ये दो सदिश हैं ए और डी, ए वेक्टर, ये ए वेक्टर और कौन सा ए वेक्टर और इंटू डी वेक्टर, ये दोनों सदिश हैं जिनके प्रारंभिक बिंदु, ए वेक्टर ऐसे जा रहा है और डी वेक्टर ऐसे जा रहा है, इन दोनों के प्रारंभिक बिंदु ये वाला है, एक ही है, तो इसलिए ये क्या है, सह आदिम सदिश है। समान सदिश जिसकी परिमाण और दिशा दोनों समान रहते हैं। देखिए डी सदिश और बी सदिश, डी सदिश और आपका, और ये है बी सदिश, बी वेक्टर। ये कैसे है, इसकी दिशा भी नीचे की ओर है, इसकी दिशा भी नीचे की ओर है। सी की दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, लेकिन सी की दिशा भी इधर होती तो ये भी समान सदिश हो जाते ए और सी, ठीक है। लेकिन इसकी भी नीचे, इसकी भी नीचे। संरेख हैं, संरेख का मतलब एक दूसरे के समानांतर, जैसे कि ए इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दिशा से मतलब नहीं है, बस समांतर है, देखो समांतर है। लेकिन इसमें क्या है, कहा है संरेख भी है, ये भी संरेख है। देखो डी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक तरफ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी संरेख है। लेकिन परंतु असमान, तो ये तो समान सदिश हैं। असमान कौन से, असमान वो होते हैं जो परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। तो ये देखिए, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये संरेख तो है लेकिन समान नहीं है, समान नहीं है। समान का मतलब क्या है, परिमाण भी समान, दिशा भी समान। तो ये वाले ए वेक्टर और आपका सी वेक्टर। यदि बात करता कि संरेख सदिश बताओ, तो संरेख तो ए वेक्टर और सी वेक्टर भी संरेख हैं, और आपका डी वेक्टर और बी वेक्टर भी संरेख हैं। लेकिन इसने क्या कही, परंतु असमान। तो बात करें, ये ए और सी असमान भी हैं और संरेख भी हैं। लेकिन डी और बी की हम बात करें तो ये समान सदिश हैं, समान है ना, क्योंकि दिशा भी समान है इनकी नीचे की ओर, और परिमाण भी जितना इतना है, ये भी इतना ही है, ठीक है। यदि भाई ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों, क्योंकि वर्ग है, वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो जितना ये परिमाण दिखाएगा उतना ही ये दिखाएगा, राइट। तो ये हो गया। अब आपका जो चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल जो है, देखिएगा पांचवा सवाल आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, ये आपको सत्य सत्य बताना है। ये कह रहा है कि ए वेक्टर तथा माइनस ए वेक्टर संरेख हैं। देखिएगा, यदि मैं बात करूं, सपोज दैट ये ए वेक्टर है, तो इसका ही यदि ये इधर की साइड में दिशा जाएगी तो ये माइनस ए वेक्टर होगा, तो ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, दोनों कैसे रहेंगे, समानांतर रहेंगे एक दूसरे से, यानी जिनके बीच की दूरी ना घटे ना बढ़े, एक स्थिर रेखा में चलते रहे। तो बिल्कुल सही बात है, पहला सत्य रहेगा। यानी कोई भी ए वेक्टर है और उसका जो ऋणात्मक वेक्टर होगा वो सदैव कैसा रहेगा, संरेख रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है। चलिए दूसरी हम बात करें, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। बिल्कुल गलत बात है भाई। परिमाण मान लीजिए सपोज दैट ये इतना है और एक वेक्टर में मान लीजिए इतना कह रहा हूं, ये है इधर इधर इधर, मान लीजिए ये छोटा है ये बड़ा वेक्टर, इसका परिमाण ज्यादा होगा इसका परिमाण कम होगा, लेकिन ये फिर भी संरेख है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के क्या है कि बस समानांतर रहने चाहिए, परिमाण और दिशा से मतलब नहीं है। परिमाण तो यहाँ पे भी अलग अलग है, सपोज दैट ये वाला है तो इसका मान लीजिए 10 है तो ये -10 है, अभी भी तो परिमाण अलग अलग है, ये 10 है माइनस का 10 है, तो ये बात याद रख लेना। तो ये बात असत्य है। तो तीसरा, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। गलत बात है, जरूरी थोड़ी ना संरेख होंगे समान परिमाण वाले। मान लीजिए देखना जरा, ये वाली चीज है, एक इधर की ओर है, ये 10 सेंटीमीटर का है और एक इधर 10 सेंटीमीटर का इधर है। जैसे कि सपोज दैट ये भाई ये वर्ग था ए और डी, ये भी 10 सेंटीमीटर का और ये भी 10 सेंटीमीटर का। क्या ये संरेख है? नहीं है, क्योंकि इनका परिमाण बराबर है, क्योंकि भुजा बराबर है तो परिमाण बराबर है, लेकिन ये संरेख नहीं है, राइट। चलिए, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, ये भी गलत बात है। जो समान संरेख हैं, जो संरेख सदिश समान होते हैं, जरूरी थोड़ी ना संरेख समान हो। संरेख देखना जरा, ये चीज है, ये यहां पर इधर की ओर था, ये सी वेक्टर है, दोनों के परिमाण बराबर हैं लेकिन दिशा विपरीत है। और एक ले लीजिए, एक इधर की ओर ये है, और इसने क्या कहा है कि एक सेकंड में देख लेता हूं, इसने कहा है कि आपका
आपका दो समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश, जैसे कि ये आपका ऐसे और ये ऐसे, परिमाण तो दोनों का बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है। क्या समान होंगे? बिल्कुल नहीं, असमान सदिश हैं, क्योंकि इनके दिशा समान वो होते हैं जिनके परिमाण भी समान हो, दिशा भी समान हो। तो ये तो गलत बात है, तो वो चीज है आपका, ये भी असत्य। तो पहला सत्य, बाकी तीन असत्य। तो ये एक्सरसाइज 10.1 समझ में आ गई होगी बातों बातों में, बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है और आपको क्लियरली हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट जरूर कर देना, उसका सॉल्यूशन मैं अगली वीडियो में दूंगा। लाइव आज शाम को चलेगी रात 10 बजे, राइट। प्रायिकता खत्म कराएंगे, इधर आपका कल को ये 10वें के तीनों चैप्टरों को खत्म करा देंगे। उसके बाद 11 बजे 11 को चलते फिरते खत्म करा के नहीं अपना 2-3 दिनों में फिर दोबारा से रिवीजन कराएंगे। ओके, और बाकी मिलते हैं एक खूबसूरत वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वीडियो के में। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।